जीआईसी सिफ्टी की कक्षा 8 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि किसी बीजीय व्यंजक के दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड अर्थात कॉमन फैक्टर किस प्रकार ज्ञात किए जा सकते हैं। आइए इस प्रक्रिया को एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। हमारे आज के पहले उदाहरण में हमें विभिन्न दिए हुए पदों में सार्वगुणनखंड अर्थात कॉमन फैक्टर छांटने हैं अर्थात ज्ञात करने हैं। तो पहला उदाहरण है हमारा 12x और 36। इनमें हमें सार्वगुणनखंड अर्थात कॉमन फैक्टर पहचानने हैं। सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा पहला पद है वह है 12x। तो जो ये 12x है इसका जो संख्यात्मक गुणांक है वह कितना है 12, और साथ में चर वाला भाग है x। तो जब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले तो हम 12 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। 12 के अभाज्य गुणनखंड यहाँ रफ पे निकाल सकते हैं। 2 से 2 छक्का 12, 2 से 2 3 6 और 3 से 3 एकम 3। तो 12 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3। साथ में अब ये x है क्योंकि चर वाला भाग इसका x है, तो गुणा में कितना हो जाएगा x, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे उदाहरण के लिए अगर 4x है तो 4x का अर्थ क्या होता है 4 गुणा x होता है। 3x का अर्थ कितना होता है 3 गुणा x होता है। ऐसे ही 3 गुणा y का मतलब 3y, या 5 अगर a है हमारे पास तो इसका अर्थ क्या होता है 5 गुणा a। तो वैसे ही जब हम इसे गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, गुणनफल के रूप में, गुणनखंड को गुणनफल के रूप में, तो 12 के स्थान पर आ गए इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 3, और क्योंकि चरित्र भाग x है इसलिए गुणा में लग गया पीछे से x। ठीक है। अब जो दूसरा पद है 36, उसके गुणनखंड कर लेते हैं। 36 तो केवल ये अचर है क्योंकि इसमें कोई चर वाला भाग तो है नहीं, इसलिए इसके सीधे सीधे अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। 36 के गुणनखंड भी कर लेंगे हम। 2 से 18 दूनी 36, 2 से 2 निमा 18, 3 से 3 तिया 9, 3 से 3 एकम 3। तो इसके गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इनमें हमें सार्वगुणनखंड छांटने हैं। तो ये देख लेते हैं सबसे पहले कि अलग अलग कौन कौन से गुणनखंड ऐसे हैं जो दोनों में आ रहे हैं, कॉमन है। तो कॉमन गुणनखंडों को हम ऐसे सर्कल बना लेंगे। 2 देखिए यहाँ और यहाँ है, तो पहला कॉमन फैक्टर तो ये हो गया। इस प्रकार यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, तो एक कॉमन फैक्टर यानी कि सार्वगुणनखंड ये हो गया। इसी प्रकार से 3 देखिए, 3 भी यहाँ है दोनों जगह, तो एक सार्वगुणनखंड हो गया 3। तो इस प्रकार इन दोनों पदों में जो सार्वगुणनखंड हो गया वह इनके गुणनफल से प्राप्त होगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए पदों का सार्वगुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि हो गया 2 दूनी 4 तियां 12। इस प्रकार जो अगले हमारे उदाहरण में हमें 2 पद दिए गए हैं 2y और 22xy, और इनमें हमें सार्वगुणनखंड यानी इनका कॉमन फैक्टर हमें छांटना है। तो सबसे पहले तो हम 2y को देख लेते हैं। 2y के अगर हम गुणनखंड करके लिखें तो क्या हो जाएंगे 2y के गुणनखंड। 2y के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा y। ठीक है। ऐसे ही 22xy है अगला पद। अगर हम 22 की बात करें तो इसके अभाज्य गुणनखंड होते हैं 11 दूनी 22, तो 2 गुणा 11। और ये जो एक्स वाई है इसे भी हम अलग अलग लिख सकते हैं गुणनफल के रूप में x गुणा वाई। ठीक है। तो इस प्रकार 22xy के हमने गुणनखंड लिख दिए 2 गुणा 11 गुणा x गुणा वाई। बीजीय व्यंजकों के चरयुक्त पदों का इस प्रकार का जो गुणनखंडन होता है जिसमें और अधिक छोटे गुणनखंड न किए जा सके, इस प्रकार के जो गुणनखंड होते हैं ये कहलाते हैं अखंडनीय रूप के गुणनखंड। ठीक है, अखंडनीय रूप के गुणनखंड। तो अब हम इनमें देख लेते हैं कि सार्वगुणनखंड ज्ञात करने के लिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे गुणनखंड है जो कॉमन है यहाँ। तो 2 है देखिए, यहाँ दोनों स्थान पर आ रहा है। इसी प्रकार से y भी दोनों स्थान पर आ रहा है। इसलिए जो दोनों दिए गए पद हैं उनका जो सार्वगुणनखंड हमें लिखना है, तो इन दोनों पदों का सार्वगुणनखंड हो जाएगा 2 गुणा वाई, यानी कि 2y। हमारे आज के अगले उदाहरण में हमें 2 दिए हैं यहाँ पर पद 14 पी क्यू और 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, और इनका हमें सार्वगुणनखंड छांटना है। तो सबसे पहले तो हम इनको अखंडनीय रूप में लिख लेते हैं। ठीक है। तो ये है 14 पी क्यू, इसके गुणनखंड करेंगे तो हो जाएंगे 2 गुणा 7, और पी क्यू को लिख सकते हैं p गुणा क्यू। इसी प्रकार से 28 p की घात 2 q की घात 2, इसके गुणनखंड भी लिख सकते हैं। 28 के गुणनखंड अगर करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 2 गुणा 2 और गुणा 7। ठीक है। तो और ये जो p की घात 2 q की घात 2 जो है इसमें मिलेगा हमें p गुणा q गुणा q। ठीक है, अखंडनीय रूप में लिख दिया हमने इनको भी। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि कॉमन क्या क्या आ रहे हैं। यहाँ पर 2 देखेंगे, यहाँ दोनों जगह है। ठीक हो गया। इसी प्रकार से 7 भी देखें, दोनों जगह है। ऐसे ही p यहाँ है, q भी यहाँ नीचे वाले के पास भी है। 2 7 p और q, ये 4 जो हैं ये 4 हमें कॉमन मिल गए हैं। ठीक है। तो इसलिए जो सार्वगुणनखंड होगा वह इन सब जो गुणनखंड हमारे सार्वगुणनखंड हैं इनके गुणनखंडों से प्राप्त होगा। तो सार्वगुणनखंड हो जाएगा इन दोनों पदों का 2 गुणा 7 गुणा p गुणा q।
ठीक है। जो भी चर और अचर हमें ये कॉमन मिले थे, इनका गुणा करने पर, परस्पर गुणा करने पर हमें दिए गए पदों के सार्व गुणनखंड अर्थात कॉमन फैक्टर प्राप्त हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14 PQ। तो यही दिए गए दोनों पदों का सार्व गुणनखंड है। हमारे अगले उदाहरण में हमें तीन दिए गए हैं पद, 16x की घात 3 माइनस 4x की घात 2 और 32x, और हमें इनका सार्व गुणनखंड ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 16x की घात 3 की अगर बात करें तो 16 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि इसका संख्यात्मक गुणांक 16 है। 2 अट्ठे 16, 2 से करेंगे 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, तो इसे लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। x की घात 3 है, इसको अगर हम प्रसारित रूप में लिखें तो लिख सकते हैं x गुणा x गुणा x, ठीक है। इसी प्रकार से माइनस 4x की घात 2 हमारा दूसरा पद था, अगर इसके गुणनखंड करें, अब ये माइनस लगा हुआ है आगे, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 1 गुणा 4x की घात 2, ठीक है। माइनस 1 को हमने वैसा ही छोड़ा, 4x की घात 2 के गुणनखंड कर लिए, 4 के गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणा 2, और x की घात 2 के भी गुणनखंड करें, यानी कि अगर इस घातांक रूप, जो घातांकीय रूप है, इसे प्रसारित रूप में लिखे तो हमें प्राप्त होता है x गुणा x। तो इस प्रकार माइनस 4x की घात 2 का जो अखंडनीय रूप है गुणनखंडों के रूप में, वह हो जाएगा माइनस 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा x। अब अगला जो तीसरा लास्ट पद है वह है 32x, इसके भी गुणनखंड कर लेते हैं। 32 के अगर गुणनखंड करेंगे तो 1 2 और बढ़ जाना है, वैसे चलिए कर लेते हैं। 16 दूनी 32, 2 से 2 अट्ठे 16, 2 से 2 चौका 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2, वैसे भी 2 की घात 5 32 होता है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा कितना है, चर वाला भाग x है, तो x आ गया, ठीक है। अब हम छांट लेंगे कि जो कौन से ऐसे चर और अचर हैं जो तीनों के अखंडनीय रूप वाले गुणनखंडों में आ रहे हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 दिख रहा है, और इसके पास भी 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो 1 2 यहाँ भी है, 1 2 यहाँ और है, 1 2 यहाँ और है, ठीक है। अब यहाँ 2 नहीं है, इसका मतलब अगला आगे कोई 2 कॉमन नहीं निकलेगा, ठीक है। तो 2 और 2 हमें मिल गए हैं। साथ ही साथ अब सबसे पहले तो ये देखिए x एक यहाँ है, कम से कम एक यहाँ है, 2 है यहाँ, तो वैसे एक यहाँ भी निकल सकता है, और एक यहाँ से भी कॉमन निकल सकता है, ठीक है। उसके अलावा और कोई हमें ऐसा कॉमन नहीं दिख रहा, क्योंकि अगर हम x की बात करें तो ये नीचे वाले के पास नहीं है, ठीक है। ऐसे ही अगर माइनस 1 की बात करें तो इनमें से किसी के पास भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सार गुणनखंड हमें प्राप्त होंगे अचरों 2 और 2 तथा चर x के गुणनफल से हमें प्राप्त होंगे, सार गुणनखंड प्राप्त हो जाएगा इन तीनों पदों का। तो लिख सकते हैं सार गुणनखंड जो कि प्राप्त होगा 2 गुणा 2 गुणा x से, यानी कि ये हो जाएगा 2 दूनी 4 गुणा x, यानी कि 4x। यही इन दिए गए पदों का सार्व गुणनखंड है।